दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, हो वही रहा है जिसकी मैंने भविष्यवाणी की थी। एक साथ चार घटनाएं हुई हैं जो मेरी बात की तस्दीक करती हैं। पहली घटना जान लीजिए। 26 नवंबर को यानी कल भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिहार की चुनावी मुहिम में शामिल सभी नेताओं को एक रात्रि भोज पर आमंत्रित किया है। चूंकि नेताओं को बिहार का ताजा अनुभव है, बिहार की जीत का ताजा अनुभव है और वो जीत कैसे हासिल की गई है इस बात का ताजा अनुभव है, इसलिए इस डिनर के बहाने ये सब उन नेताओं को बिहार मॉडल की ट्रेनिंग देंगे जिन्हें बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा ने अब यह घोषित कर दिया है कि बिहार मॉडल ही इन तीनों राज्यों में आजमाया जाएगा। बिहार मॉडल क्या है? हम चाहें तो इसे एसआईआर मॉडल भी कह सकते हैं। दोस्तों, भाजपा ने बिहार मॉडल का बंगाल संस्करण तैयार कर लिया है। चूंकि बंगाल में भाजपा विरोधी सरकार है, इसलिए भाजपा के प्यादे चुनाव आयोग ने तय किया है कि वह बंगला सहायता केंद्र के डेटा एंट्री अफसरों से काम नहीं लेगा। आयोग को पता है कि ये ऑपरेटर ममता सरकार के खिलाफ साजिश में उसका साथ नहीं देंगे। बंगाल में आयोग ने आदेश दिया है कि 1000 नए डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किए जाएं, ताकि उनसे किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करवाया जा सके। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर से केंद्रीय आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि 1 साल के लिए 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और 1000 ऑपरेटर नियुक्त करने की इजाजत दी जाए। एक एक करके चलते हैं। अब आइए दूसरी घटना पर। माहौल क्या है नामक मशहूर कार्यक्रम के जबरदस्त पत्रकार राजीव रंजन ने अपनी इंटरव्यू लेने की कुशलता से पश्चिम बंगाल में हावड़ा की एक पार्षद के वाचाल पति से उगलवा लिया है कि किस तरह से उस जिले में सातों सीटों पर 25-25 हजार वोट काटने की योजना पर काम चल रहा है। ध्यान रहे कि पिछले चुनाव में हावड़ा की सातों सीटों पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी। इस बार एसआईआर के जरिए टीएमसी समर्थक वोट काटने की तिकड़म तैयार की गई है। उस पर काम चल रहा है। आइए देखें राजीव रंजन ने इस तिकड़म का पर्दाफाश कैसे किया। राजीव रंजन उस पार्षद पति के घर पहुंच गए, जहां बने दफ्तर में उन्होंने देखा कि किस तरह से वहां कार्यकर्ताओं की एक टीम वोटों की छटाई में लगी हुई थी कि कौन सा वोटर उन्हें वोट देता है और कौन सा टीएमसी का वोटर है। यानी वहां यह तय किया जा रहा था कि किस वोट को काटना है और किसको मतदाता सूची में रहना है। दो श्रेणियां बनाई जा रही थी, कौन हमारा वोटर है, कौन पराया वोटर है। अपने वोटर को रखना है और पराये वोटर को हटाना है। यानी जिसके नेतृत्व में यह काम हो रहा था, उसे ये तक पता था कि कितने वोट वहां फर्जी हैं और कितने वोट फर्जी जोड़े जाने हैं। और इंटरव्यू के दौरान उन पार्षद पति ने स्वयं इस बात को घुमा फिराकर कबूल कर लिया और ममता के विजयी उम्मीदवारों की बढ़त किस तरह खत्म करनी है, इसकी पूरी योजना के ऊपर वो लोग विधि पूर्वक काम कर रहे थे। तो सवाल यह है कि इस बात में ममता दीदी का क्या कहना है। यहीं से शुरू होती है मेरी तीसरी घटना। ममता को इस तिकड़म की भनक लग चुकी है। वे देख रही हैं कि बिहार में जिस चालाकी से वोट काटकर और वोट जोड़कर भाजपा जीती है, उसी प्रक्रिया को एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया गया है। उन्हें 1000 डेटा एंट्री अफसरों की भर्ती के प्रस्ताव की खबर भी है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखकर भेज दी है। लेकिन वे जानती हैं कि इससे ज्ञानेश कुमार के कान पर जू भी नहीं लगेगी। इसलिए वे लड़ने के लिए भी तैयार हैं। 24 परगना के वनगांव में उन्होंने एक विशाल रैली की, जिसमें ममता दीदी ने हुंकार भरी कि बिहार में विपक्ष इस साजिश को भांप नहीं पाया। उन्होंने साफ किया कि वहां एसआईआर के जरिए चुनाव जीता गया है। ममता ने स्पष्ट कहा कि अगर बंगाल में भाजपा ने उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो वो सारे देश में इस पार्टी की बुनियाद हिला देंगी। अब आइए चौथी घटना पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव ने जहर खा लिया है। उधर बंगाल के चीफ अफसर मनोज अग्रवाल के दफ्तर के बाहर बूथ लेवल अफसरों ने जमकर प्रदर्शन किया। मनोज अग्रवाल को मानना पड़ा कि बीएलओ पर काम का भारी बोझ है और वे सामान्य ड्यूटी के घंटों से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दरअसल अब तक सारे देश में 20 बीएलओ की जान एसआईआर ले चुकी है,
लेकिन चुनाव आयोग कह ये रहा है कि यह तो कोलेटरल डैमेज है, यानी बीएलओ की औकात घुन से ज्यादा नहीं है। अगर गेहूं पिसेगा तो उसके साथ घुन भी पिस जाएंगे, इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग में बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त जहां बीएलओ को कोलेटरल डैमेज कह रहे हैं, वहीं उनकी पुत्री उत्तर प्रदेश में मेधा रूपम नोएडा की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और वे एसआईआर के काम में लापरवाही का आरोप लगाकर बीएलओ पर एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। सबसे ज्यादा एफआईआर ज्ञानेश कुमार जी की पुत्री के नेतृत्व में नोएडा में ही दर्ज हुई है। ये चारों घटनाएं मिलकर एक ऐसा नजारा बनाती हैं जिसके नतीजे जल्दी ही हमारे सामने आएंगे। बहरहाल, विपक्ष के लिए यह एक जोश दिलाने वाली बात है कि बंगाल की शेरनी एसआईआर के मसले पर खुलकर मैदान में कूद पड़ी है। ममता ने साफ कहा कि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रेन, प्लेन, बॉर्डर की सुरक्षा सेंट्रल एजेंसियों के हाथ में है। पासपोर्ट, कस्टम, एक्साइज भी केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। फिर पश्चिम बंगाल पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ करने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है। 3 दिन बाद यानी 28 नवंबर को ममता बनर्जी की एसआईआर पर आपत्ति के बाद टीएमसी के नेता चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे और अपनी पार्टी के पूरे रवैये से परिचित कराएंगे और उसे चेतावनी भी देंगे कि अगर चुनाव आयोग नहीं संभला तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एक संघर्ष किया जाएगा। दोस्तों, ममता बनर्जी उन विपक्षी नेताओं में से एक हैं जो किसी एक तबके की नेता न होकर पूरे बंगाल की जनता की नेता हैं। पिछले 15 सालों में से उन्होंने 2 लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा चुनाव जीते हैं। उन्होंने बंगाल में जमी हुई मार्क्सवादी पार्टी को उखाड़ दिया और फिर विपक्ष में भाजपा को जमने नहीं दिया। उनकी ही पार्टी के पास कर्मठ और पहलकदमी से संपन्न कार्यकर्ताओं की भारी फौज है। ऐसा लगता है कि उन्होंने 2 स्तरों पर एसआईआर से लड़ने की तैयारी की है। पहला स्तर है बूथ और मतदान केंद्र स्तर पर संघर्ष। ममता के कार्यकर्ता जमकर लगे हुए हैं कि किसी भी तरह उनके समर्थन वाले वोटरों के वोट न कट पाएं। ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और भाजपा के पन्ना प्रमुख की साठगांठ के ऊपर उनके सतर्क कार्यकर्ताओं की निगाह है। वे जानते हैं कि पन्ना प्रमुख ईआरओ के कान में फुसफुसाएगा कि कौन सा वोट कटना है और कौन सा वोट जोड़ा जाना है। फर्जी वोट काटने की फर्जीवाड़ी के लिए पहले स्पेस पैदा किया जाता है, जगह खाली की जाती है वोटों को काटकर, और फिर उसमें अपने पक्ष के वोटर घुसाए जाते हैं और साथ में फर्जी वोटर भी जोड़े जाते हैं। इस सबके पीछे एक योजना होती है। बिहार में यह योजना लागू करने में भाजपा कामयाब रही। तृणमूल कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसे बंगाल में कामयाब नहीं होने देना चाहती। दूसरा चरण है राजनीतिक स्तर पर। कोलकाता से दिल्ली तक टीएमसी इस मसले को उठाएगी और ताज्जुब नहीं होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट से फटाफट इंसाफ मिलने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। एसआईआर के खिलाफ संघर्ष का एक और चरण है जिसके घटते ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंच जाएगी। यह है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर मोर्चाबंदी करना। मैंने आपको कल बताया था कि राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के संपर्क में हैं। जल्दी ही वह घड़ी आने वाली है जब सभी विपक्षी नेता एक मेज के इर्द गिर्द बैठकर एक समन्वित रणनीति बनाएंगे ताकि लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली एसआईआर को नाकाम किया जा सके। यह मसला सीधा संविधान की रक्षा से जुड़ा है। राहुल और ममता की जोड़ी एसआईआर पर स्ट्राइक करेगी, तब भाजपा को लोकतंत्र के खिलाफ और संविधान के खिलाफ इस साजिश के बदले आटा दाल का भाव पता चलेगा। पूरा मसला ही संविधान का है। बीएलए, इसको समझने की जरूरत है कि इस मसले को मैं संविधान का मसला क्यों कह रहा हूं। दोस्तों, बीएलए एक ऐसी कैटेगरी है जो 3 साल पहले मौजूद ही नहीं थी। इसका सीधा मतलब है कि भाजपा काफी दिनों से इस तरह की एसआईआर करने की योजना बना रही थी। बीएलए को 3 साल पहले ही एक कैटेगरी के तौर पर चुनाव प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। नंबर 2, बीएलए की वजह से निर्दलीय उम्मीदवारों का संवैधानिक हक नष्ट हो गया, खत्म हो गया है। अब क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार बीएलए कैसे बनाएगा? 3 और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था और संविधान बना था, तो मतदाता अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर पाए, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी कि वो मतदाता को चुनाव प्रक्रिया के साथ जोड़े और वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज करे। ये मतदाता की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो चुनाव वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाता हुआ घूमे। एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए इस संवैधानिक
अधिकार को पूरी तरीके से उलट दिया गया है। अब मतदाता की ज़िम्मेदारी बन गई है कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाए। ये बात पूरी तरीके से संविधान विरोधी है, क्योंकि भारत की जो स्थिति है, भारत में साक्षरता की स्थिति जो है, गरीबी की स्थिति जो है, इस तरीके से दूर-दराज गाँव में लोग रहते हैं, आदिवासी लोग अपने कबीले में रहते हैं, उन सबसे उम्मीद करना कि वो लोग एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, वो 2003 की एसआईआर भी ढूँढेंगे, उसमें से भी अपना नाम निकालेंगे, अपने संबंधियों के नाम निकालेंगे, हर तरह-तरह के दस्तावेज़ जमा करेंगे। ये एक ऐसी ही माँग है, जिसके पूरे न होने के कारण ही चुनाव आयोग के कारिंदों को उस स्पेस को बनाने का मौका मिल जाएगा, जहाँ पर वो वोट घुसाकर अपना फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। ये मतदान अधिकार की जो संवैधानिक स्थिति है, बीएलए बनाकर और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की ज़िम्मेदारी मतदाता पर डालकर, चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके इस स्थिति को पूरी तरह पलट दिया है। ये एक पूरी तरह संवैधानिक मसला है। राहुल गांधी जिस लाल किताब को उठाकर घूमते हैं, ये पहले तो ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी संसद में कानून पास करके संविधान को बदल देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। इस प्रकार के अंदेशे थे। ये अंदेशे तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन बिना ये किए हुए भी संविधान में मतदान अधिकार को पूरी तरीके से इन लोगों ने विकृत कर दिया है। इसलिए ये संविधान को बचाने का ही प्रश्न है। ये ममता बनर्जी की भी समझ में आ गया है, जे स्टालिन की भी समझ में आ गया है और राहुल गांधी तो पहले से ही इस बात को जानते हैं। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।